जी, कैपिटल टीवी की खुसूसी नशरियात जारी है और इस नशरियात में आप लोग डेफिनेटली अपडेट हो रहे हैं आने वाले नतीजों से, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमारे टीम जो मौजूद है नताइज से हमें आगाह कर रही है। वो बता रहे हैं कि किस जगह पे कितने वोट जो है वो अभी तक कास्ट हो चुके हैं। अभी तक की जो आने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स में हमें ये चीज़ नज़र आ रही कि मुकाबला जो है वो फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स में खासा जो है वो कड़ा है, कांटे का मुकाबला है। और इस मुकाबले में डेफिनेटली इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। जो भी ये नताइज हैं ये गैर सरकारी हैं, गैर हतमी हैं। इनका डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन जो है वो आके बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगा। लेकिन अभी तक मुख्तलिफ़ जगहों से जो भी इन सीटों के ख़िलाफ़ या इन सीटों के अगेंस्ट हमें नताइज मौसूल हो रहे हैं, वो नताइज हम आपको पहुंचा रहे हैं, आगाह उससे रखे हुए हैं। दिन भर हमारी खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है और इसमें डेफिनेटली आपको हमने जो मरहला था वोटिंग का उससे भी आगाह किया और इसके साथ साथ होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स थी इससे जुड़ी हुई थी। मुख्तलिफ जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, उनके बयानात समेत जितनी भी इस वक्त इस केस से मुतालिक, इस डेवलपमेंट से मुतालिक चीज़ें हैं उसे हम आपको आगाह रखे हुए हैं। बहरहाल यकीनी तौर पर मामला जो हैं वो खासे इस वक्त लोगों की नज़रें जुड़ी हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि फ्यूचर ऑफ पंजाब जो है वो डिसाइड होगा। और जब फ्यूचर ऑफ पंजाब डिसाइड होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब पे खासा रिलाय करती है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज, आप जानते हैं। और इस वक्त तमाम तर नज़रें उन 20 अरकान के इन वोटिंग्स के अगेंस्ट लगी हुई हैं कि कौन कितनी सीटें लेता है। 13 के करीब अदद हम एज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी एक पार्टी को चाहिए। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 13 सीटें हासिल कर पाती है तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन पंजाब असेंबली के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर 13 ही सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाती है तो 13 के लगभग हासिल होने वाली इन सीटों से उनकी भी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 186 का अदद पंजाब असेंबली में दरकार है वज़ारत आला का मनसब संभालने के लिए। और इस मनसब को संभालने के लिए अगर किसी एक के पास ये अदद हासिल ना हो सके तो तब डेफिनेटली जो मेजॉरिटी में पार्टी होगी उसी का वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जो है वो काम करेगा। इस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं। बहरहाल सैयद मुज़म्मिल मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम मुज़म्मिल इस ट्रांसमिशन के अंदर। इस ट्रांसमिशन को उन्होंने इससे पहले भी जो है वो डिस्कस किया और वो मौजूद थे और वो आगाह रखे हुए थे कि ये सारा मामला चल क्या रहा है। मुज़म्मिल, आपकी अभी तक की क्या अंडरस्टैंडिंग है जो नताइज आ रहे हैं उन नताइज को सामने रखते हुए और सारा दिन जो डेवलपमेंट्स होती रहीं उन डेवलपमेंट्स को भी सामने रखते हुए, हाउ डू यू एनालाइज द एंटायर सिचुएशन? देखें, फ़िलहाल अगर हम देखें अब तक के जो पोल्स के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं बेशक गैर हतमी गैर सरकारी हैं, लेकिन जहाँ पर इमरान खान साहब का भी ट्वीट अभी सामने आया कि 15 सीट्स पर हम लीड कर रहे हैं और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है, तो बड़ा सरप्राइजिंग होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ का अपर पंजाब के अगर इलाके, आप फैसलाबाद देख लीजिए, लाहौर की बात कर लें, तो अगर इसमें कोई अपसेट करने में तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर इस तरह से है कि जो इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और ये जो इलेक्शन है ये उनके फ़र्जंद को इलेक्ट करवाने का एक इलेक्शन था। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड के बावजूद, यानी कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, सेंटर में आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाय इलेक्शन के अंदर अगर आपके उम्मीदवार ना जीत सकें तो बहुत बड़ा डेंट होगा नून लीग के लिए। और एक चीज़ ये माइंड में रखनी पड़ेगी कि हम इसमें जल्दी ना करें, क्योंकि 2013 में भी हमने ये देखा कि 5% रिजल्ट आने पे ही एक तकरीर ऑनर कर दी गई थी और उससे परसेप्शन बिल्ड हुई, काउंटिंग रुक गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये हार्म करती हैं इलेक्शन के प्रोसेस को इन द लॉन्गर रन। और अगर देखा जाए तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आरएमएस बंद हो गया है कहीं पर, या जो रिजल्ट्स ड्रॉ किए जा रहे थे उसमें हॉल्ट आ गया। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग स्टोरी हैं, लेकिन अगर इनिशियली देखा जाए, अगर लीड का जो हम लगाते हैं एक अंदाज़ा, तो पहले कहा जा रहा था, नून लीग का इनिशियल दावा था कि 20 में से 18 तो कहीं नहीं गई। उसके बाद में अयाज सादिक साहब ने इस्तीफ़ा दिया वजारत से, और इसके अलावा एक दो और उनके वज़रा जो हैं वो वजारत से इस्तीफ़ा दे के कैंपेन करने के लिए हलकों में आए। तो उनको अंदाज़ा ग्रेजुअली हुआ कि तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, हमें टफ टाइम दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग ने जितना ईजी इसको लिया था शायद उतना नहीं हुआ। तो कहता हूँ कि अगर 8 से 9 सीटें इससे ऊपर जाती है तहरीक इंसाफ तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी नून लीग के लिए, क्योंकि पंजाब ही उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं मरकज़ में और वजारत उज़्मा हमेशा से हासिल करते आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब तक के जो पोल्स चल रहे हैं इसमें एक तो टर्न आउट कम है, 20% 25% का फिगर है, और जो एनर्जेटिक वोटर है बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ का वो बाहर आया है। उसमें अगर उसको मोबिलाइज़ करवाने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है, जो पोल्स बताएंगे और कोई चीज़ नहीं बता सकती, तो फिर यकीनन इमरान खान साहब का क्रेडिट जाता है, इसको वो और बात है।
कि उनका जो कैंडिडेट है वो कौन है, परवेज़ इलाही, जो कि नज़रियाती कारकुनान है। उनको सवाल करना चाहिए कि हमारी अपनी पार्टी का कोई एक फ़र्द नहीं मिला आपको जो कि लीड कर सके पंजाब को। दूसरी जानिब अगर आप देखें नून लीग की बात कर लें तो उनके जितने कैंडिडेट हैं वो सारे एक्स PTI हैं, जो वहाँ से डिसिडेंट्स थे वो इधर आ गए, उनको टिकट दे दी। नून लीग का जो ओरिजिनल वर्कर है उसको भी टिकट नहीं मिली। तो आइडियोलॉजिकली बड़ा बैंकरप्ट है पाकिस्तान की सियासत का इस टाइम जो केडर है। लेकिन अगर देखा जाए प्रैग्मेटिज्म की बात कर लें या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टेबल्स की सियासत है, सिर्फ और सिर्फ वो हो रही है। और जो भी जीतेगा वो मेरा ख्याल है कि अब कुछ ही दूरी पे है कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ तो मुज़म्मिल हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, नोइंग द फैक्ट कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है इलेक्शंस की, कि जो कोई भी पार्टी हारेगी वो डेफिनेटली दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएगी, और इस हवाले से दोनों ही पहले तैयारी किए रखते हैं। और इसमें बहुत सारी फुटेजेस का सामने आना, बहुत सारे वाक़यात का हो जाना, फिर कुछ गिरफ्तारियां हो जाना, और ज़्यादातर इल्ज़ाम जो उस वक्त ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर लगता है, क्योंकि सारी मशीनरी उसके पास होती है। अब क्या एनालाइज़ कर रहे हैं कि जो कोई भी सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में वैसे तो नून लीग के हारने के चांसेस कुछ मध्यम मुझे होते दिखाई नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल से इफ़ ऑन द लूजिंग साइड या मेजॉरिटी या लार्जर सीटें नहीं लेके जाती, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर प्लान ऑफ एक्शन? नहीं, उसमें यही है कि पहली बात तो ये है कि अगर हम एक बहुत ही इम्पॉसिबिलिटी की बात कर लें कि तरीके इंसाफ अगर 13-14 सीटें निकाल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, अगर वो ये करने में कामयाब, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन उनके पास सिर्फ ये बचता है कि मरकज़ से, तो अगर कौमी असम्बली की बात कर ली जाए, वहाँ से वो साजिश का बयानिया लेके इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो इस टाइम नेशनल असम्बली में नॉन एग्जिस्टेंट PTI। अगर सूबाई असम्बली की आप बात करें तो परवेज़ इलाही साहब से खान साहब की दरख्वास्त यही होगी कि जल्द अज जल्द असम्बली को तोड़ें, हम KP से इस्तीफ़े देते हैं, आप पंजाब से इस्तीफ़े दें, और प्रेशराइज करें सेंट्रल गवर्नमेंट को नए इलेक्शन में जाने के लिए नवंबर से पहले। अगर वो ये करने में कामयाब होते हैं फिर उनकी विक्ट्री है। लेकिन ओवरऑल आप पॉइंटलेसनेस देखें इस इलेक्शन की PTI के लिए कि अगर वो जीतते भी हैं तो इसलिए जीत रहे हैं कि असम्बली से इस्तीफ़े दे सकें। तो अगर एक आम वोटर सोचे कि मैंने आज वोट किया है, मैं बाहर आया हूँ और मैंने अपनी पार्टी को सपोर्ट शो की है, वो इसीलिए की है कि जल्द अज जल्द इस्तीफ़े दे के अगले इलेक्शन में जा सकें। अच्छा, अब इस सब में मुज़म्मिल एक चीज़ बड़ी गौरतलब है, और वो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेन्योर था या उनका रूल था, तो उसमें मैं भी, बहुत सारे सहाफ़ी भी और अवामुन्नास भी, लार्जली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो इकनॉमिक गवर्नेंस रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो राइट नहीं रही। जितने भी आए वज़रा, वज़ीर ख़जाना आए, वो तब्दील होते रहे, फिर उससे नीची जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तब्दीली हम देखते रहे, फिर उन्होंने स्पेशल कुछ अरेंजमेंट्स किए कि जी जिससे वो इकनॉमिक बूस्टर दे सके, लेकिन हमें वो नताइज नहीं मिले। सो कट इट शॉर्ट, हम सब इस चीज़ पर डिटर्मिन्ड थे, क्लियर थे कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए थी, प्रॉस्पेरिटी जिसका वादा किया गया था, वो नहीं आई। और हुआ ये कि उसके बाद जो रिजीम चेंज का बयानिया लाया गया, उसने वाइट वॉश कर दिया पिछले तमाम उन इल्ज़ामात को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थे। इन अदर वर्ड्स, पॉलिटिकल माइलेज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली। आज बहुत सारा वोट नहीं पड़ना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, नोइंग द फैक्ट कि वो कैंडिडेट्स हैं जो उसके स्कूल ऑफ थॉट को कैरी नहीं करते, या ये वो नज़रियाती कैंडिडेट्स नहीं हैं जिन नज़रियाती कैंडिडेट्स का भी आप भी जिक्र कर रहे थे। देन व्हाई पीपल आर विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आई थिंक इट्स क्लियर मैनिपुलेशन, क्योंकि खान साहब जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर, मैं क्रेडिट दूंगा उनको कि उनका कोई सानी है ही नहीं पूरी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। सोशल मीडिया का, मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स के इस्तेमाल की बात कर लें, वो ट्विटर पे स्पेस पे आते हैं, उस पर बात करते हैं, पॉडकास्ट में अपीयर करते हैं, इसके अलावा फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से कम्युनिकेशन टूल्स को इस्तेमाल किया अपने फेवर में, अपनी पार्टी को माइलेज देने के लिए, विदाउट एनी परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप इन तमाम वोटर से पूछें कि आपको ऑन ग्राउंड क्या चीज़ ऐसी मिली है कि आप दोबारा वोट करने आ गए हैं, आई थिंक दे वोट हैव एन आंसर। और वो सिर्फ और सिर्फ इस बयानिए के ऊपर आए हैं कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और लोकली ये सारे पॉन्स हैं उसके जो अपोजिशन वाले हैं। इसी तरह हुआ ना, हमने देखा कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर स्पीकर ने आके कह दिया कि आप सारे अपोजिशन वाले गद्दार हैं, इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। उसके बाद कोर्ट की जानिब से प्रेशराइज किया गया, फिर वो इस चीज़ में गए। तो अदरवाइज तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी पूरी करने को तैयार नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये उनको डैमेज करने की बजाय फ़ायदा दे गया। उसकी वजह यह है कि दो तीन महीने की जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इन्फ्लेशन का सारा गंद उनके सर पर गिर गया। और उससे पहले जो खान साहब ने IMF से 2019 में डील की थी $6 बिलियन की, और उसी डील के तहत अग्री किया था कि हर महीने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, सब्सिडी को वापस लेंगे, लेकिन 10 रुपये की सब्सिडी अनाउंस कर दी। और उससे क्या हुआ कि वो सारा डीरेल हो गया जो प्रोजेक्ट था IMF का, और उसी की वजह से इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं। लेकिन जो आम वोटर है वो इससे नाआशना है,
वो ये समझता है कि जितनी महंगाई हुई है वो अब आने वाली हुकूमत ने। ठीक है मुज़म्मिल, आप साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक है उसका कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, आपको आगाह रखे हुए हैं अब तक की होने वाली तमाम डेवलपमेंट से। पोलिंग का अमल भी दिखाया और अब गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। डॉक्टर हुमा बकाई हमें ज्वाइन कर रही हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, तमाम नज़रें इस वक्त ज़ाहिर है हर किसी की लगी हैं कि वो ये जान सके कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर जा रही है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब के अंदर आप कोई बड़ा अपसेट देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपको लग रहा है जो इस वक्त हालात हैं उसमें रहते हुए कोई बड़ी या ज्यादा तादाद के अंदर सीटें ले जा सकती है? इस वक्त अपसेट के हवाले से बात करना तो कब्ल वक्त होगा। कुछ चीजें हैं जो बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल पहली बात यह है कि इन बाई इलेक्शंस ने जो इंटरेस्ट जनरेट किया है वो बिल्कुल, और जो समा बंधा है वो बिल्कुल जनरल इलेक्शंस का है। और उसकी लार्जली वजह ये है क्योंकि इन इलेक्शंस को लिटमस टेस्ट समझा जा रहा है आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। ये इलेक्शंस दोनों के लिए, पीएमएल-एन के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, टेंजिबल रियल टर्म्स में और साइकोलॉजिकल टर्म्स में और परसेप्शन बिल्डिंग टर्म्स में इंतहाई क्रिटिकल है। और इसीलिए आप देखते हैं कि वो जमातें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। पीपल्स पार्टी आपको उस तौर नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि 15 से 16 सीटों पर पीटीआई लीड कर रही है। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से ट्वीट भी किया है, फवाद चौधरी साहब ने भी किया है, और उन्होंने अपने वर्कर्स को ये हिदायत की है कि जब तक सरकारी रिजल्ट उनके हाथ में ना आ जाएं वो पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। मेरे ख्याल है 9 बजे तक सूरत हाल ज्यादा वाज़ेह होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अब तख्ते पंजाब सिर्फ पीएमएल-एन का नहीं है, उनको बड़ा टफ कंपटीशन है पीटीआई की तरफ से। तो ये ऊंट जिस करवट भी बैठता है, एक बात वाज़ेह हो गई है कि पंजाब के इलेक्शंस में अब पीएमएल-एन अकेला प्लेयर नहीं है, वहां पीटीआई एक बहुत अहम क्रूशल क्रिटिकल कंटेंडर है। अच्छा, अब इस हवाले से हमने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया और इस चीज़ पर जोर दिया गया कि लोग निकलें और अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करें, वोट उनको कास्ट करना चाहिए। नोइंग द फैक्ट, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको जहन में रखें, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनका इशारा डेफिनेटली इकॉनमी की तरफ था, उसको जहन में रखते हुए वोट कास्ट कीजिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज़ ट्राइंग रियली हार्ड और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन देयर पॉलिसी और दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? They are in a very difficult position. इस बारे में तो कोई इबाम नहीं है। उनको जो मुश्किल फैसले करने थे वो उन्हें करना पड़े, उसकी जो कॉस्ट थी वो आपको नजर आई। आखिर में आके उन्होंने कुछ डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की। फॉर एग्जांपल ऑयल की प्राइसेस बिल्कुल पहले कम की, एनर्जी जो था वो लाइफ लाइन यूजर्स के लिए उस एनर्जी की कॉस्ट को उन्होंने कट किया, उस सब्सिडी को फैक्टर इन करके कहा कि जी हम इसको सब्सिडाइज करेंगे। पीएमएल-एन के साथ आईएमएफ के साथ अभी तक उनकी डील नहीं हुई है। कुछ खबरें इस तरह भी हैं कि शायद ये जो आईएमएफ के साथ बातचीत है ये भी होस्टेज है इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर। तो इकोनॉमिकली तो मैं समझती हूँ कि जो फैसले किए पीएमएल-एन ने उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसका उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की आके कोशिश की है। उसी पे कैपिटलाइज किया है पीटीआई ने, और उन्होंने कहा है कि जी हमारी तो चलती हुई हुकूमत थी, हमने बावजूद तमाम तर मसाइल के पैसे नहीं बढ़ाए थे। दोनों सियासत कर रहे हैं, दोनों किसी हद तक आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए दिस इज व्हाट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। कौन किस वक्त किस पोजीशन में होता है। जब इन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ पीएमएल-एन ने अपनी पूरी मोमेंटम क्रिएट किया था तो पूरी सूरत हाल महंगाई पे की थी। और ये तो समझिए खासी खुशकिस्मत है क्योंकि इनको मीडिया उस तरह नहीं उधेड़ता जिस तरह पीटीआई को उधेड़ता था। Correct. तो महंगाई पर इनकी इतनी गत नहीं बनी मीडिया पर जितनी के पीटीआई की गत बनती थी। लेकिन जो पेन है ना वो, या जो इसकी जो समझिए तकलीफ है वो स्ट्रीट पर, सड़क पर आदमी ने बर्दाश्त की है। तो जो उन्होंने लिए हैं मेजर्स, क्या वो
उस तकलीफ को एबेट करके वोटर को इनकी तरफ वापस लाएंगे या वोटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेगा? क्योंकि जो एनालिसिस है वो ये है कि इस वक्त बहुत सारे फेंस सिटर्स हैं, यानी फेंस पे बैठा है वोटर, जो हार्डकोर डाई हार्ड PMLN वोटर था वो PTI के बारे में सोच रहा है। जो PTI का वोटर था वो सोचता है कि यार ये कुछ कर नहीं पाए। सो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ फेंस सिटर्स, और इसीलिए आपने देखा कि PMLN भी और PTI भी लोगों को अर्ज कर रही है कि वो बाहर निकलें और वोट दें, क्योंकि दोनों को अपनी बका नंबर्स में नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब इसी में डॉक्टर साहब एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें ऐड करने की, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, एक डिबेट सोशल मीडिया पे जारी है कि ये इलेक्शंस या कोई भी इलेक्शन हो वो हमेशा इलेक्टेबल्स के इलेक्शन जो है वो कंसिडर किए जाने लगे हैं। जो नज़रियाती लोग थे वो किसी भी जमात के हों, अब वो हमें उस तरह नज़र नहीं आते। शायद यही वजह है कि टर्न आउट भी बहुत अच्छा नहीं है। 25 से 30% के करीब रिपोर्ट्स आ रही हैं वोटर टर्न आउट की। क्या कहेंगे आप इस बारे में? टर्न आउट इन बाई इलेक्शंस इज एक्चुअली नॉट बैड। 30% अगर इलेक्शन का टर्न आउट का है तो बाई इलेक्शन से कम लोग आते हैं भाई, तो बाई इलेक्शन के परस्पेक्टिव से तो दिस इज अ डिसेंट टर्न आउट। और अभी वही जो मैंने आपसे कहा, मैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं करना चाहूंगी अलावा इसके कि ये जो परसेप्शन था कि तख्ते पंजाब PMLN का है, ये परसेप्शन इलेक्टोरल कैंपेन ने, इलेक्टोरल प्रोसेस ने तोड़ दिया है। नताइज देखिए किस चीज को कंसोलिडेट करते हैं। मेरे ख्याल है कि PTI सॉरी जी, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मियां आमिर जमील साहब हमारे रिपोर्टर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम मियां साहब, क्या अपडेट है, कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है, कुछ बताइए हमारे नाजरीन को। मेरे सामने 4 चल रही है जहाँ पर जो हल्का 167 और हल्का जो है 170 की ट्रेनें मेरे सामने है। मैं आपको थोड़ा सा जो है हल्का 1। ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मियां आमिर जमील से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुज़म्मिल, डेफिनेटली जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रही हैं उनकी बात में वज़न तो बिल्कुल है कि नून लीग का पंजाब मुकम्मल अब नहीं रहा, उसमें एक टफ़ कॉम्पिटिटर है और वो हमें लग रहा था कि इस मरतबा नहीं होगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। क्या देखते हैं आप इसमें? ये देखें, यही है कि अगर इस इलेक्शन के अंदर PTI इतना भी साबित कर देती है ना कि हम अगर जीत नहीं रहे, डोमिनेंट विक्ट्री नहीं है हमारी, लेकिन हम टफ़ टाइम दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वही बहुत बड़ा डेंट होगा नून लीग के लिए। क्योंकि PTI की अब भी जो गवर्नमेंट है वो KPK में पहले आती है, उसके बाद में वो सेंटर में आते हैं, अब भी KP में मौजूद हैं। तो एक लिहाज से वो KP से पावर ड्रॉ कर रही थी, लेकिन अब पंजाब के अंदर भी अगर वो 50-60-40 पे भी जाती है और नून लीग अगर क्लोज मार्जिन से जीतती भी है, तो तब भी यही कहा जा सकता है कि एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है अपर पंजाब में या फिर लाहौर में मोबिलाइज होना शुरू हो चुका है। आपने देखा कंटोनमेंट के इलेक्शन जब लाहौर में हुए थे तो बिल्कुल स्वीप कर दिया नून लीग ने, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर हलके में अगर जीत नहीं रही PTI इस मौके तक, तो एक फ़ाइट नज़र आ रही है आपको। 500 की 1000 की लीड के क्लोज फाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पोलराइजेशन क्रिएट हो चुकी है। पहले एक यूनिलैटरल गवर्नमेंट बनती थी पंजाब से और उसमें कोई और एंड नहीं था, लेकिन अब पंजाब की सियासत में 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो नॉन एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है ना, उन्होंने तो कैंपेन भी नहीं की और ना ही हम उनको इन कार्ड्स के ऊपर देख रहे हैं जो आप चला रहे हैं कि वो नज़र तक नहीं आ रहे कि हैं किधर, उन्होंने सिर्फ नून लीग के पलड़े में अपना वजन डाला है। तो दूसरी जो सेकंड पॉलिटिकल फोर्स पंजाब में इमर्ज कर सकती है वो तहरीक इंसाफ हो सकती है, ये नज़र आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, अब इस सब के अंदर एक जो आपका भी नैरेटिव था, या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान जिस तरह फरमा रहे थे कि वो प्रोपोगेंडा के एक्सपर्ट हैं या उनकी बड़ी महारत है इसके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रोपोगेंडा ही है जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, या जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, और प्रोपोगेंडा कब से इतने ताकतवर होने लग गए हमारे यहाँ या दुनिया की मुख्तलिफ ऐसी जो इलेक्शन की टेन्योर होता है उसके अंदर कि सब कुछ बदल जाए? व्हाई ओनली प्रोपेगेंडा यू थिंक इज द मेन रीजन? उसकी वजह है कि सोशल मीडिया का दौर है। एक टाइम था कि डोर टू डोर कैंपेन हुआ करती थी और आप डोर नॉक करके बताते थे कि हम ये सब चेंज करेंगे, ये चेंज लेकर आएंगे। अब सिर्फ ये है कि आप सोशल मीडिया एक्टिविज़म करें और आपके जो आपके हक में बोलने वाले जो ब्लॉगर्स हैं उनको सुन लें या फिर राइट अप उस तरह के पढ़ लें जो हमारे पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, तो एक ओपिनियन शिफ्ट होना शुरू हो जाती है उससे।
दूसरी बात, खान साहब जो हैं वो करियर पॉलिटिशियन नहीं थे, उनका एक सेलिब्रिटी कैरिज्मा मौजूद है, क्योंकि वो अब भी एक जो आम वोटर है उसकी नज़र में एक सेलिब्रिटी है, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। और वो कहता भी ये है कि खान साहब कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते, ना ही वो रवायती सियासतदान है, वो खुल के नाम भी लेते हैं लोगों का, वो दूसरे सियासतदानों को मिलाइन भी कर सकते हैं। तो वो सियासी जो अफाम व तफहीम वाला रवैया होता है वो खान साहब का नहीं है। तो पॉपुलिस्ट कहा जाता है ऐसे लीडरान को दुनिया भर में, और ये वेव चली है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात कर लें आप नेबर्स में हमारे, या डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, ब्राज़ील में बोल्सोनारो की बात कर लें, फ्रांस में लॉपेन की बात कर लें, ये तमाम वो लीडरान हैं जो शोला बयानी करते हैं, इमोशंस को कैच करके उसको कैपिटलाइज करते हैं ताकि आम आदमी को मैनिपुलेट कर सकें। तो इनको इमोशन पकड़ना बहुत अच्छा आता है, कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्टीज़ होती हैं इनकी। तो उस चीज़ को खान साहब ने ब्रिलियंटली इस्तेमाल किया, क्योंकि खान साहब को पता है पाकिस्तान की सियासत में कोई और इतना मॉडर्न पॉलिटिकल एजेंडा नहीं लेकर आता। इनकी 2002 से सोशल मीडिया पॉलिसी है, जब नून लीग पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, राबिया हमारी रिपोर्टर ज्वाइन करिए मुल्तान से, राबिया के पास भी जाएंगे। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर हुमा आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर हुमा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। राबिया खान हमारी रिपोर्टर मौजूद है मुल्तान में। राबिया, क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी सर, जैसे कि सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हो गया था, बिला तातुल पोलिंग रही है, लेपुर अमन भी रही है, लेकिन कहीं कहीं देखने में झगड़े भी नजर आए हैं, लड़ाइयां भी नजर आई हैं आपस में आमने सामने। इस टाइम में शाह महमूद के डेरे पे मौजूद हूँ, जहां पर जैन इस टाइम 37,000 की लीड से आगे है, और दूसरे उनके हैं मध्य मुकाबिल नईम सलमान नईम जो है वो 30,000 वोट लेकर इस टाइम पीछे है। और इस टाइम जश्न का समा बढ़ चुका है शाह महमूद के डेरे पर, और जैन वगैरह पार्टी कारकुन इंतहाई खुश नजर आ रहे हैं, और वो इनका पूरी यकीन है, पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत यकीनी हो चुकी है, क्योंकि बड़ा कांटेदार सर मुकाबला था ये कितने पोलिंग स्टेशन का नतीजा बता रही हैं? जी ये मैं 217 हल्का जी मैंने अर्ज किया कि अभी जो वोट काउंट हुए हैं वो क्या तमाम हो चुके हैं, या अभी जो है वो सिलसिला जारी है काउंटिंग का उस जगह पे मुल्तान में? जी 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 अभी तक जो है 69 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है, जिसमें 36,000 वोट लेकर मखदूम जैन कुरैशी जो है आगे है, और 30,000 वोट लेकर वो सलमान नईम जो है पीछे है। लेकिन इस टाइम मैं शाह महमूद के डेरे पर जश्न का समा बन चुका है, और वो पूरी यकीन है कि जीत उनकी ही है। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। बल्कि जाने से पहले अगर आप हमें ये बता सकें कि सारा दिन मुल्तान के अंदर जो वोटिंग का सिलसिला रहा वो पुरअमन रहा, कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए ज़्यादा? ये जो था एक बड़ा चैलेंज था मुल्तान के लिए, इंतजामिया के लिए, मुल्तान पुलिस के लिए, और खवातीन कुछ परेशान भी रही। एक दो नाखुशगवार वाकयात भी देखने में आए, जिनमें फैक्ट्री मालकान ने कुछ वोटर्स को अपने अंदर बिठाया हुआ था फैक्ट्री के अंदर, और उस पर स्टैम्प वगैरह लगा के वोट दिया। लेकिन एक मौके पर जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर पहुंचा तो इस सिलसिले को खत्म किया गया, और एक बहुत बड़ी मतलब एक नागवार वाकये से मुल्तान बच गया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के बारे में बताइएगा, कैसे रहे सारा दिन और अभी भी कैसे जारी हैं? जी सर, इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? सारा दिन कैसे रहे और अभी भी जो है वो कैसे हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि अपनी तरफ से पूरी मतलब है कि पुरअमन इलेक्शन इनकाद कराने का भरपूर उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन बावजूद इसके कारकुन आपस में झगड़ते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल तौर पे जो है इंतजामात मुकम्मल थे। उन्होंने बाकायदा अमन अमान कायम रखने के लिए और किसी भी शिकायत से निपटने के लिए उन्होंने कहा हुआ था कि हमसे ताउन करें, हम खुद जाकर मौके पर जो है इस चीज का अदाला करेंगे। इलेक्शन ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राबिया, आप हमारे साथ रहिएगा। राबिया हमारी रिपोर्टर हमें रिपोर्ट थी मुल्तान से, और वो बता रही थी कि वहाँ पे जैन कुरैशी जो हैं, शाह महमूद कुरैशी के फर्जंद, वो अभी लीडिंग पोजीशन में हैं, और वहाँ पे जश्न का समा है, और उनके कारकुनान इस चीज़ पर खुश हैं कि वो तकरीबन 6,500-7 हज़ार की लीड से जो है वो जीत रहे हैं अपोजिट कैंडिडेट से। बहरहाल मुजम्मिल, बैक टू जो हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आप
कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि डेफिनेटली जो प्रोपोगेंडा है या वो लोग जो पोलराइजेशन को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाते हैं दुनिया के अंदर जो है, उन्होंने खासा वोट बैंक कैरी किया और न्यू जो पॉलिटिक्स है या न्यू सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उसके अंदर दिस इज़ द न्यू स्ट्रैटेजी। जो लोग पाकिस्तान के अंदर पहले रूल कर चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो लार्जली रूल कर चुके हैं ऑन प्रोविंसेस एंड ऑन द फेडरल, उनकी परफॉर्मेंस से आपको लगता नहीं कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, नाला हैं? उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उनको मौका दिया, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से लेके उनके ख़िलाफ़ होने वाले केसेस से लेके और उनकी परफॉर्मेंस से लेके बहुत सारा वोटर खाइफ है, बहुत सारा पाकिस्तानी खाइफ है। या आपको लगता है ऐसा भी नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं, किसी हद तक कह सकते हैं कि जो 2 पार्टी सिस्टम हम देख रहे हैं 90s से चला आ रहा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बनती है IJI के बाद, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा आती हैं 2 साल में, वो भी चली जाती हैं, फिर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, फिर बेनज़ीर साहिबा आती हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो ये स्विचिंग चल रही थी 90 की दहाई से हम देख रहे हैं आज तक, शायद उससे लोग इतने ज़्यादा तंग आ चुके थे कि वो कोई नया चेंज इसलिए चाह रहे थे कि इन दोनों पार्टीज़ ने जब मिसाक जमहूरियत भी की है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के टेन्योर की एंड की अगर हम बात करें, तो ये परसेप्शन ये ली गई कि ये मुफाहमत और मुकमुका हो चुका है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर ऐसा कोई डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी सेटल हो रहा है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक को ये समझ आती है कि ये 2 पार्टीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि एक बारी तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं। तो इससे तंग आके एक थर्ड फोर्स को जब स्पेस मिली तो उसको फिल करने के लिए खान साहब को मौका लेकिन मिलता तंग क्यों थे मुजम्मिल लोग? यही समझ सकते हैं हम लोग के, एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो आप बात कर रहे हैं कि बरादरी की सियासत है, कि अगर आपने देखा है कि एक लेटर की बुनियाद के ऊपर एक पार्टी ने अपने फर्जंद को कह दिया कि भई आप आके चेयरमैन बन जाएं, या फिर पंजाब के अंदर देख लीजिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब को कोई कैंडिडेट नहीं मिला हमजा शहबाज के अलावा जो पंजाब को लीड कर सके। बेशक उस्मान बुज़दार इन हिमसेल्फ वाज अ डिज़ास्टर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको शरीफ फैमिली के अलावा कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं सकता। पंजाब की अगर सियासत की, नून लीग की बात करें, ये तो मैं सॉरी, ये जो बात आप फरमा रहे हैं तो डेफिनेटली अभी की जो सियासत है उसके हवाले से मेरा सवाल ये है कि जो परफॉर्मेंस ये 2 पार्टीज़, जिन 2 पार्टीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, वो माजी में दे चुकी हैं परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स, और उनके ऊपर एलिगेशन और उनके ऊपर केसेस और कोर्ट से उनके ऊपर होने वाले फैसले, उसके बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा सा। आपके ख्याल से पीपल आर ओके विद दैट? मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस डज नॉट इवन मैटर एनी मोर। उसकी वजह यह है कि सिर्फ प्रोजेक्शन मैटर करती है, कि इमेज बिल्डिंग मैटर करती है। अगर 18th अमेंडमेंट होती है तो उसके जो सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, कि एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो रही है, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहले रेवेन्यू भी अपने हाथ में रखती थी, एजुकेशन पॉलिसी भी बनाया करती थी और हर चीज़ का फैसला वो करती थी, उसको डिवॉल्व करवा के डेमोक्रेटिकली उस पावर को डिवाइड किया सूबों के अंदर, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप नून लीग की बात कर लीजिए तो उनका भी यही हाल है कि अगर उनके दौर में एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी आती है, जो 2008 का क्राइसिस आया था उसको पीपल्स पार्टी मैनेज करती है, तो इस सारे के बावजूद इसको प्रोजेक्ट करना सियासत है। अगर इन तमाम परफॉर्मेंसेस को आप आवाम तक नहीं पहुंचा सके, आपने रिपीटेडली इसको आवाम तक के घरों तक नहीं पहुंचाया कि हम ये चेंजेस कर चुके हैं, हम ये सब कर चुके हैं आपके लिए, एडवर्टीज़मेंट नहीं की, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स नहीं की और जलसों में रिटोरिक यूज़ नहीं की, तो ये सारी परफॉर्मेंस का फ़ायदा क्या होता है? कैंपेन्स की आप बात कर, कैंपेन्स के हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ रहे गुलरेज शहजाद हमें ज्वाइन करें मंचनाबाद से। क्या अपडेट है आपके पास, बताइएगा क्या चल रहा है वहाँ पर मंचनाबाद के अंदर? हल्का पीपी 237 है ये पंजाब असेंबली का, जिसकी एक तरफ इंडिया का और दूसरी तरफ दरियाए सतलुज है, उसके दरमियान में ये 237 वाक़या है। यहाँ नून लीग के हमारे याफ्ता उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन वत्तू ने अब तक 43 पोलिंग स्टेशन में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14,318 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सैयद आफ्ताब रजा शाह, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, वो 6,208 नंबर देकर वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा। इसी तरह 20वें नंबर पर तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार राशिद महमूद वट्टू 5,118 वोट लेकर हैं। यहाँ ये मैं आपको बताऊं कि ये तहरीके इंसाफ की जो यहाँ सीट थी पिछली मरतबा मियां फिदा हुसैन वट्टू ने
अब हैसियत से तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार को शिकस्त देकर फिर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी। अच्छा। और फिर पीटीआई से मुनहरफ होने के बाद अब वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो पिछले मुसलसल 3 मरतबा एमपी मुंतखब हो चुके हैं और चौथी मरतबा भी गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक ये सीट वो विन करने जा रहे हैं। ठीक है, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो दोबारा पीटीआई तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे? मियां फिदा हुसैन वट्टू की कैपिटल टीवी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2008 में भी मैंने नून लीग से जीता था इलेक्शन, 2013 से भी मैंने नून लीग से जीता, 2018 में कुछ वजूहात की बिना पर मैंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। मैंने नून लीग के अलावा किसी पार्टी ज्वाइन नहीं की, आजाद हैसियत से लड़ा था। और इस दफा हमेशा वो उनका कहना था कि मैं मुस्लिम लीग की था, मुस्लिम लीग की हूँ और हमेशा मुस्लिम लीग ही रहूंगा। हमेशा मुस्लिम लीग ही रहूंगा। बहुत शुक्रिया जी। शेख गुलरेज शहजाद ज्वाइन कर रहे थे, हमें मंचनाबाद से अपडेट कर रहे थे। इस सब के अंदर मुज़म्मिल, एक तो हमने अभी बात करनी है जो कैंपेन्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, बट एक बड़ा अहम फैक्टर है, दैट इज़ द राइज ऑफ तहरीक लब्बैक। बिल्कुल। What is your understanding? Well, I think they became the third largest party in Punjab in their first election, जो कि बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है किसी और पार्टी ने इतनी पहली बार में वोट बैंक नहीं हासिल किया होगा और पार्टी स्पॉइलर का रोल प्ले किया। जहाँ जहाँ नून लीग के MNA 10-10 हज़ार वोट से हारे, वहाँ लब्बैक के 15-20 हज़ार वोट थे। तो उससे ये होता है कि वो खुद तो नहीं पहुंच सके नेशनल असेंबली में, लेकिन 15-20 लोगों को पहुंचने भी नहीं दिया। इस मरतबा भी हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि इस इलेक्शन में भी वो असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो दोबारा से पार्टी स्पॉइलर का रोल प्ले करते हैं कि थोड़े से वोट ले लिए और जो लीडिंग कैंडिडेट है उसकी लीड कम कर दी, तो उससे हो सकता है कि एक मरतबा फिर से नून लीग को नुकसान पहुंचे, क्योंकि राइट विंग का वोट है और राइट विंग का वोट हमेशा पंजाब से नून लीग लिया करती थी। इससे पहले लब्बैक ने आके उस वोट को थोड़ा रिवर्स किया था और अब हम देख सकते हैं कि पीटीआई को शायद उसका दोबारा से फ़ायदा हो जाए, क्योंकि पहले भी हुआ, इस मरतबा भी हो सकता है और एक नया फिनोमेना है। और मेरा ख्याल है कि अभी कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है बहुत क्लोज मार्जिन से, शायद 200-300 वोट से हारे हैं ये लोग। तो पोटेंशियल मौजूद है, वोटर भी इनका मोबिलाइज होता है और जो एहतजाज करते हैं और चीज़ें करते हैं उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में ये अपने अरकान को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की राइट विंग सियासत के अंदर ये भी एक राइज है नई पार्टी का, जो कि इससे पहले लेकिन कुछ राइट विंग के लोगों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मरतबा भी कोशिश की और उनको आगे भी किया और वो माजी में भी करता रहा है। आपके ख्याल से उसकी वो स्ट्रैटेजी नाकाम होती जा रही है, वो उतना असर नहीं रख रही? आप कह सकते हैं एजाज चौधरी साहब भी सबसे पहले गए थे मिलने के लिए तहरीक लब्बैक के सरबराह से और उनको फूलों के हार भी डाले और कहा कि हमारे साथ अलायंस करें। हालांकि क्रैकडाउन करते रहे इनकी रैलीज के ऊपर अपनी गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन वो देखते हैं कि पंजाब में एक पोटेंशियल वोट बैंक इन लोगों के पास मौजूद है, तो मुफाहमत का तो चांस वहीं से बन जाता है जब आपके पास वोट बैंक होता है। जमात इस्लामी का भी हम देखते हैं, तहरीक इंसाफ पहले साथ थी, अब सिराजुल हक साहब बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं इमरान खान साहब को। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस तरह की जो होती है, इसमें आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। आप पीडीएम की जमातों को देख लीजिए, उसमें लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है, सेंट्रिस्ट भी हैं, फार राइट भी हैं, फार लेफ्ट भी हैं, यानी कि उसमें पश्तून नेशनलिस्ट भी हैं। यहाँ पर जेआई वाले जो चीज़ों से अग्री करते होंगे, जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, वो भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, नून लीग भी मौजूद है। तो आइडियोलॉजी और नज़रिए की बुनियाद पे यहाँ अलायंस नहीं बनते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि होता यह है कि नज़रिया बैक सीट ले लेता है और हमेशा पावर पॉलिटिक्स की जाती है। अब भी ऐसे ही हो रहा है कि नज़रिए की बुनियाद पे ये अलायंस नहीं बनती, वरना परवेज़ इलाही साहब का और इमरान खान साहब का नज़रिए में क्या मुमासलत है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल किसी को मालूम होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर इनके चंद वोट हैं, ये किंग मेकर बन सकते हैं, तो इनको कैंडिडेट बना दो अपना और इनको जो है ना इनके पीछे वजन डाल दो। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुनिया भर में हम देखते हैं डेमोक्रेट्स जो हैं वो प्रो डेमोक्रेसी हैं, लिबरल्स हैं, रिपब्लिकन्स जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। तो अमेरिका की पॉलिटिक्स हमेशा आइडिया की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर होती है। फर्स्ट वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप कह ही नहीं सकते कि इस पार्टी का नज़रिया ये है इसलिए मैंने वोट कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है और जिसके पास स्टेक्स हैं वो आके रूल कर ले, उसकी आइडियोलॉजी जो भी है वो मैटर नहीं करती। पावर में पैसा बहुत अहम है जी। मेरे आपके लिए ये सियासत है ही नहीं, ये एलीट की सियासत है, फ्यूडल पॉलिटिक्स से कह सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे आपके पास 20-25 करोड़ रुपया नहीं है तो हम सोच भी नहीं सकते एमएनए के इलेक्शन के लिए रन करने का। जीतना तो बहुत दूर की बात है। हमने सुना है ये भी मुल्तान से जिस रिज़ल्ट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर
500 वोटों के लिए एक मोटरसाइकिल दी जा रही है। आम आदमी नहीं दे सकता। अगर किसी के पास सिर्फ नज़रिया है, एक्टिविज़म किया है उसने और उसके पास आइडियोलॉजी सॉलिड है, डिलीवर कर सकता है, टैलेंट भी मौजूद है, पैसा नहीं है, तो मोटरसाइकिलें कहाँ से बांटेगा? तो यही वजह है कि हमेशा से चंद फैमिलीज़ के पास ये इक़्तिदार रहा है और उनके ख़ानदानों से कोई भी आके खड़ा हो जाए लोग उसको वोट करते हैं, क्योंकि वही सिर्फ वो लोग हैं जो कैंपेन चलाने के काबिल हैं। एक मिडिल क्लास का इंसान या स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए वो बैंड भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ्यूडल पॉलिटिक्स है ये बगैर पैसे के हो ही नहीं सकती। अगर हम सेनेट के इलेक्शंस देख लें तो वहाँ पर भी 20 से 25 करोड़ रुपए एक सीट का रेट होता है। इसी तरह नेशनल असेंबली के इलेक्शन की कैंपेन इतनी महंगी है कि मिडिल क्लास आदमी करीब से गुजर नहीं सकता। यही वजह है कि ये लोग उन लोगों के नुमाइंदे हैं जो सिर्फ एक एलीट, बहुत छोटा परसेंटेज है पाकिस्तान का, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और इनको आम आदमी के मसाइल से कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने नहीं वो ज़िंदगी गुजारी जो मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी है, इसीलिए ये उसके मसाइल को हल करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन हम ओवरऑल जो पिक्चर देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि जो हमने अंडरस्टैंड किया, जो हमने अज्यूम किया या जो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि बाय डूइंग दिस ऑल पाकिस्तान ओवरऑल जो है वो यहाँ हमारी जो आवाम है उसकी हालत ज़्यादा बेहतर होगी। एक प्रोग्रेस है जो हम करेंगे और बेहतर होंगे हालात, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिक्लाइन। दिस मीन्स वट एवर द सिस्टम या वट एवर द रूलिंग सिस्टम इज़ देयर इन पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट द राइट सिस्टम, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। अगर उसको चेंज करने के लिए कोई भी कोशिश हो सकती है तो आपके ख्याल से वो क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो अवेयरनेस है। अगर आप अपनी आवाम को लिटरेसी तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना राइट मांगना सीख लें। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर 24 मिलियन बच्चा स्कूल जाने की एज का स्कूल से बाहर फिर रहा है। सो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में नंबर 1 ये भी कहा जाता है दिस इज डेलिब्रेट। बिल्कुल कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने और ये भी कहा जाता है कि इसके डेलिब्रेट होने के अंदर बड़ा रीज़न इज़ दोज गवर्नमेंट्स जो कि यहाँ पे कई दहाइयों से रूल करती रही हैं। ऐसे ही है, क्योंकि अगर उनका वोटर लिटरेट हो गया तो वो उनको वोट तो नहीं करने वाला ना। अगर उसको इतनी अकल आ गई कि जो मेरे ऊपर एक फ्यूडल निज़ाम राइज किया गया, लेकिन जब मुज़म्मिल ये सारी चीज़ें इस जानिब इशारा करती हैं, लाइक दिस एजुकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स। आप नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, इतने साल उन्होंने रूल किया और उन्होंने एजुकेशन में कोई ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए जिसके हमें ज़रूरत नज़र आती है। तो फिर उसको आप प्रोपेगेंडा का जब उसे लेबल करते हैं, उसका नाम लेते हैं जी, तो डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जिनको नहीं आता उनके पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता, ऑपोजिशन के पास जो पीपल्स पार्टी नून लीग की गवर्नमेंट है, 30 साल अगर इन्होंने रूल किया है और अस्पताल नहीं बना सके और इन बच्चों को दोबारा स्कूलों में दाखिल नहीं करवा सके, तो मैं समझता हूँ कि यही वो फेलियर है जिसने खान साहब को चांस दिया है मर्ज करने का। और लोगों ने उम्मीद बांधी उनसे कि यार ये वो इंसान है जो कहता है कि मैं यूथ की बात करता हूँ, इनको नौकरियाँ प्रोवाइड करूँगा, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, इनको मैं यूनिवर्सिटीज़ बनाऊँगा। तो इसीलिए उनके आइडिया के ऊपर भी लोगों को यकीन आया कि पहले परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर लिटरेसी ड्रिवन पॉलिसीज़ होती हुक्मरानों की तो खान साहब को वो स्पेस ना मिलती पंजाब के अंदर। एक ऐसा इंसान जो अभी तक वज़ीर आज़म नहीं बना, वो 3 बार के वज़ीर आज़म का मुकाबला कर रहा था, तो एज नहीं था उनके पास, कोई भी टीम भी नहीं थी। असद उमर साहब को उन्होंने 10 साल मार्केट किया कि हमारा प्लेटो और सोक्रेटिस हमारा यही है। करेक्ट। लेकिन एक क्वेश्चन जी, असद उमर या जो लोगों को वो लीड करा रहे थे या उन्हें कराना, उनमें से कुछ को उन्होंने कराया और कुछ को नहीं कराया, लेकिन इन लोगों ने ज़ाहिर है ख़ुद जाके तो स्कूलों की मरम्मत नहीं करनी या वहाँ पे काम नहीं कराना। इसके नीचे पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है जिसने काम करना है। उसके बारे में भी एक बहुत एविडेंट चीज़ है और बड़ा जिक्र होता है उस चीज़ का कि वो भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहते। जी, कह सकते हैं। देखें, अब बात यह है कि अगर इन लोगों ने खुद नहीं जाना तो बल्दियाती निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई डेमोक्रेसी, कोई हुकूमत बल्दियाती सेटअप के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ लिख दी गई है, लेकिन हम देखते हैं 4-4 साल तक बल्दियाती इंतखाबात का नाम कोई नहीं लेता यहाँ पर। डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या अगर एक MN जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, मेरी कंस्टिट्यूंसी में मौजूद नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो मेरी रसाई नहीं है उस तक, मैं कैसे डेमोक्रेसी को, अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ? तो जब तक बल्दियाती इलेक्शन ये करवाते नहीं हैं, नुमाइंदगान तक पावर ट्रिकल डाउन इफेक्ट से नहीं जाती, हो ही नहीं सकता कि डेमोक्रेसी यहाँ कंसोलिडेट करे। और जिन फोर्सेस की आप बात कर रहे हैं जो ये पॉलिटिकल हैं और कोई हैं, वो भी पावर ड्रॉ करते हैं टॉप से, तो उनको टॉप स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। अगर पावर ही सारी डिस्पर्स कर जाए, नीचे पहुंच जाए, तो फिर उनके लिए भी इक़्तिदार जो है वो अपने हिस्से में मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, इस गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुशर्रफ अली ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, भक्कर में मौजूद हैं। जी मुशर्रफ, क्या अपडेट आपके पास, क्या चल रहा है?
जी, इस टाइम तो 38 पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आया है, पीटीआई के इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब ने 15,100 वोट लिए हैं। जो मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर निवानी साहब हैं, उन्होंने 11,484 वोट लिए हैं। तो अब तक तो पीटीआई आगे जा रही है। और ये नताइज जो है, ये कितने टोटल में से कितने के आए हैं नतीजे भी है? अभी तक 181 पोलिंग स्टेशन है, सिर्फ 38 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया। ठीक है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि ये और 2-2.5 घंटे तक जो है ये पूरे हो जाएंगी काउंटिंग, या भी ज़्यादा टाइम लगेगा? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? तकरीबन 3-3.5 घंटे लगेंगे अभी इसको। ठीक है, ये बताइएगा मुशर्रफ साहब के सारा दिन भक्कर के अंदर वोटिंग का अमल कैसा रहा? पुरअमन रहा? कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए? नहीं, बस पुरअमन ही रहा है। बस थोड़ी बहुत झड़पें तो होती रहती हैं, जिस तरह वर्करों में आपस में कोई खास इशू इतना स्ट्रांग नहीं था। और नॉर्मली इलेक्शन कमीशन के इंतजाम कैसे लगे आपको वहाँ पर? बिल्कुल ठीक थे इंतजाम, सिक्योरिटी के इंतजाम भी ठीक थे, इलेक्शन कमीशन के भी ठीक थे, पुरअमन रहा है वैसे भी। आपकी मुशर्रफ कोई ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो रिगिंग के जुमरे में आती है, या आप क्लीन चिट दे रहे हैं सारे प्रोसेस को जो बखर में हुआ है? तकरीबन प्रोसेस क्लीन ही रहा है, कोई ऐसी खास शिकायत मसूल नहीं हुई जिसके अंदर कोई धांधली या इस किस्म का कोई इशू आया हो। कोई ऐसे एतराज़ात सामने नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद है, बक्कर के हालात से आगाह कर रहे थे। ज्वाइन कर रहे हैं हमें लोधरा से फैसल बिलाल, हमारे रिपोर्टर हैं। फैसल, आपके पास क्या इतलात हैं, क्या चल रहा है, क्या रिजल्ट है वहाँ पे? मौसम की खराबी के पेश नजर वोटर तो कम नजर आए शाम को, लेकिन दोपहर में खासा ही रश रहा। लेकिन यहाँ पे कांटेदार मुकाबला लोग एक्सपेक्ट करते कि जहांगीर तरीन की पार्टी, जो कि पीटीआई को इंट्रोड्यूस कराने वाला था यहाँ लोधरा में, उसने पार्टी चेंज करने के बाद बहुत मनफी असरात निकले कैंडिडेट्स में खासकर और पार्टी में। दूसरा, यहाँ पे जो कांटेदार मुकाबला था वो पीटीआई और तरीन ग्रुप के दरमियान था, और उनमें जितने भी कैंडिडेट्स थे वो एक्स मिनिस्टर थे नून लीग के। तो यहाँ पे जो अक्सरियत रही वो देखने में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए, जो पहले एक्स मिनिस्टर थे पीर रफीउद्दीन शाह साहब, और उन्होंने अभी तक लीड कर रहे हैं। 73 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, उसमें उन्होंने अच्छे खासे वोटों से लीड ली। जबकि सेकंड नंबर पे पीटीआई के कैप्टन रिटायर इज्जत जावेद साहब आए, और थर्ड पोजीशन जो है वो तरीन ग्रुप की आई, जिस पर उनका मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन शुरू की थी, उन्होंने ये दावा किया था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा, उनकी सियासत इसी इलेक्शन पे मुनस्सिर है, और अगर वो जीत गए तो ये इलाके में नून लीग की जीत होगी। तो अभी ये जो नताइज आए हैं आपके पास, ये कितने पोलिंग स्टेशन से आए हैं? ये 70 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है। टोटल कितने उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीर रफीउद्दीन शाह, जो एक्स मिनिस्टर थे नून लीग के, अभी भी नून लीग में जाने का इरादा है उनका, लेकिन वो अब लीड कर रहे हैं। उसके बाद पीटीआई की पोजीशन आ रही है। ठीक है, 70 के नताइज आपके पास आ गए, और टोटल कितने हैं वहाँ पे जिनके नताइज अभी बाकी हैं आने? स्टेशन है, और हल्का 200 पीपी 228 में, जबकि पीपी 224 में भी पीटीआई लीड कर रही है। वहाँ पे आमिर इकबाल शाह साहब हैं, जो कि बहुत लीड ले रहे हैं। अभी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से उन पर नताइज आना शुरू हुए हैं। 43 पोलिंग स्टेशन का जो रिकॉर्ड है, 40,140 वोट्स लिए हैं उन्होंने। जबकि सेकंड पोजीशन पे नून लीग के जवार हुसैन शाह, जो एक्स मिनिस्टर थे, वजीर जेल भी थे, और उनको जो वोट मिले हैं वो 16,901 वोट मिले हैं। तो ये बताइएगा फैसल, आप वहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल जो प्रोसेस रहा है सारा वोट कास्ट करने का, पुरअमन रहा है? कोई मसले मसाइल तो नहीं रहे वहाँ पे ज़्यादा? सुबह कुछ पार्टीज में आपस में तसादुम की तवक्को भी थी और हुआ भी थोड़ा बहुत, लेकिन रेंजर ने और पाक फौज ने पुलिस मिल के बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको कंट्रोल कर लिया। उसके बाद कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। ठीक है, रिगिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हो, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे? सब कुछ ठीक चाहे? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना काम पूरा किया। प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर पे भी उन्होंने शुरू में तो ये रहा कि मीडिया को परमिशन नहीं थी कि अंदर आके चेक कर सके। फिर हम सारे डीपीओ के पास गए कि इट्स नॉट फेयर, कि यहाँ पे हमें भी पता चलना चाहिए अंदर का माहौल कैसा है, अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया। उसमें मीडिया ने अपने जाके कैमरे वगैरह की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद हमने पर्सनली जाके देखा तो वहाँ पे बहुत सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट था। रेंजर ने भी तसल्ली दी, फौज ने तसल्ली दी कि बिल्कुल पुरअमन होगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे फैसल बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे लोधरा से। रिजल्ट्स आ रहे हैं और डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई भी हतमी राय तो हम बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको अभी तक आने वाले रिजल्ट्स के हवाले से मुजम्मिल क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या लग रहा है? मेरा ख्याल है जिस तरह से अब पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं कुछ या फिर जो लीडरान हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उनको खुद भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि हम अर्ली ऑन लीड करना शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब ने तो अब से कुछ घंटे पहले ट्वीट भी किया था कि पंजाब की हुकूमती मशीनरी जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है और हमेशा की तरह अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है नून लीग की जानिब से। अगर वो इतने डिफेंसिव थे तो फील एक यही आ रही थी कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमारी लीड नहीं बनेगी अर्ली ऑन, लेकिन जिस तरह से बनती दिखाई दे रही है मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए भी सरप्राइज़ है और कोई ग्रैंड डिज़ाइन शायद नहीं होगा, इसीलिए उनको भी ये चीज़ हैरान कुन लग रही है कि वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। और जो वायलेंस होता है या फिर अब गिरफ्तारी हुई शहबाज गिल साहब की या हम देखते हैं कि सुबह सर फट गए एक दो, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट कल्चर है यहाँ पे। हम नहीं देखते कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जो तरक्की याफ्ता जुम्मन है वहाँ पर ऐसा हो कि इलेक्शन के दिन फायरिंग हो रही है या फिर वहाँ पर मारधाड़ हो रही है, वायलेंस प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी इलेक्शन ऐसा है नहीं है जो हारने वाला है वो उसको। मैं आपको इमरान खान साहब की सॉरी ट्वीट पढ़ के सुना दूँ जो उन्होंने की। वो कहते हैं जी जो नताइज आ रहे हैं इनकी रोशनी में तहरीक इंसाफ कम से कम 15 नशिस्तें जीत रही है, मगर तमाम पोलिंग स्टेशन पर जिम्मेदारियों पर मामूर हमारे सब लोगों के लिए नहायत अहम है कि रिटर्निंग अफसरान से सरकारी नताइज के हुसूल तक अपनी जगह बिल्कुल ना छोड़ें। जी बिल्कुल, वो यही मेरा ख्याल है कि वो चाह रहे हैं कि अगर रात तक 9-10 बजे तक ये नताइज जाते हैं आगे तो इसको मॉनिटर किया जाए, ये ना हो कि वो ओवरटर्न हो जाए। नून लीग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 में, आपको याद होगा 11 बजे RTS चलना बंद हुआ था और अगली सुबह हमने देखा था कि पिक्चर बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। तो शायद इनको ये अब भी लग रहा हो, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस मैं अगर मुल्की स्टेज पे इन इलेक्शंस की देखूं तो मैक्सिमम ये असेंबली कितनी देर रन कर लेगी, अगस्त तक कर लेगी, अगले साल तक, फरवरी मार्च तक कर लेगी। अगर इस साल भी करती है, प्रेशराइज करने में कामयाब होती है पीटीआई, तो फिर तो अक्टूबर में वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक तो मुजम्मिल जो नताइज आ रहे हैं हमारे पास उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 सीटें हैं जिस पे आगे है, लीड कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 सीटों पे लीड कर रही है और एक पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो लीड कर रहे हैं। तो जो आप चीज़ें कह रहे हैं अभी तक तो पिक्चर वही नज़र आ रही है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये नून लीग के लिए एक हॉरिबल पिक्चर है इस टाइम, अगर कोई टीवी लगाए और देखे कि क्या हो रहा है। और आप सजेस्ट करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि वो प्रोपेगेंडा के लिए बंदे हायर करें, बेटर स्ट्रेटजी बनाएं। उनको आना चाहिए ना, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन अगर उनको नहीं आएगी, प्रोजेक्ट करना नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी से भी यही गलती होती थी कि वो मीडिया मैनेजमेंट नहीं जानते थे और इसीलिए। लेकिन ये भी कहा जाता है इनके बारे में यार इनसे अच्छी मीडिया मैनेजमेंट कोई नहीं करता। किनसे? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अच्छी। पीटीआई पे तो बड़े एलिगेशन थे कि यार ये क्या मीडिया को मैनेज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कन्वेंशनल वेज आते हैं ना, वो अखबार के पहले सफ़े पे इतना बड़ा इश्तिहार दे देते हैं। अभी तक इंसान के हाथ में मोबाइल है, अखबार पढ़ता कोई नहीं। सॉरी, मियाँ महमूद रशीद अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक उन्होंने भी पहले से, आपको पता है सीक्रेट फंडिंग होती है और चीज़ें होती रही हैं। नून लीग को भी कहा जाता है कि वो सियासत में ब्रीफ केस इंट्रोड्यूस करवाने वाले लोग ये थे 90s में, लेकिन बात ये है कि दौर थोड़ा तब्दील हो चुका है ना। अब अखबार के इश्तिहारात हों या फिर कन्वेंशनल वेज जो प्रोपेगेंडा के होते हैं वो चलते नहीं हैं। अब नैरेटिव बिल्डिंग का दौर है ना। इमरान खान साहब का जो बयानी है, अब बेशक अमेरिका की मुदाखलत का सबूत वो कोई पेश नहीं कर सके। उन्होंने एक केबल को ख़त तश्कील दे दिया पहले कि एक डिप्लोमेटिक केबल जो कि अपने ही एम्बेसडर ने लिखी, उसको ख़त का नाम दे दिया कि ये लेटर आया बाहर से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेशक हमें मालूम था अमेरिका साजिश कर रहा है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर को उन्होंने OIC कॉन्फ्रेंस में बुलाया, ठीक है, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका प्रूफ नहीं था। जी, वो ये है कि हिस्ट्री इस चीज़ की एविडेंट है कि अमेरिका की मुदाखलत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रही है, और उसमें आप अभी पास्ट और रिसेंट पास्ट अगर देख लें तो यमन, सीरिया, फ़लस्तीन, इजराइल, आप इन तमाम की तरफ नज़र दौड़ाएं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो उसके अगेंस्ट है, वो मुल्क या उसका एलाय है या वो उसके ओपोनेंट है। इससे तो इनकारी कोई नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री उठाइए, आप यमन को देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया, वहाँ की हालत ज़ार देखिए, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखिए। आप ईरान को उठाइए, 1950s के अंदर अमेरिका ने जो रोल ईरान के अंदर प्ले किया शाह हुसैन को इंस्टॉल करने के बाद, आप वो देखिए। आप लिबनान देखिए, लिबनान के अंदर जो गवर्नमेंट उन्होंने इंस्टॉल की उसको आप देखिए। इराक में तो इराक के अंदर आप देखिए सद्दाम हुसैन को देखिए। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक और वहाँ पर मौजूद लोग, और स्पेशली 1950s के बाद मुसद्दिक फार्मूला उनका बहुत कामयाब रहा। बिल्कुल, कि मुसद्दिक को उन्होंने हटा दिया 1940s में, और वहाँ पे जो है वो शाह फ़िरान को लाके उन्होंने बिठा दिया और जो वो करना चाहते थे किया। और उन्होंने कहा कि भाई हम जाएँ, इन्वेड करें और जाके बिल्कुल एक कन्वेंशनल तरीके से वहाँ पे हम हमलावर हों। तो इट इज़ बेटर टू गेट समवन हायर्ड एंड वर्क। और उसके ऊपर कई
कई राइटअप्स मौजूद हैं। बिल्कुल करते आए हैं। वो कोल्ड वॉर की सारी पॉलिटिक्स ही ये थी कि जिस मुल्क में भी आपने देखा है कि सोशलिज्म के इनकलाब का ख़तरा है तो वहाँ पर असैसिनेट करवाओ लीडर को और अपना लीडर वहाँ इंस्टॉल कर दो, पपेट जो होता है। ऐसा करते आए हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज पे सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है कि अफगानिस्तान से अमेरिका एग्जिट कर चुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो रिफ्यूट कर चुकी हैं इस क्लेम को। तीसरी बात कि फवाद चौधरी साहब रिफ्यूट में अभी भी देयर आर लॉट्स ऑफ डाउट्स, वो ये कहते हैं कि मुदाखलत का इन्होंने जो है वो डिनाई नहीं किया। आपकी किया। क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई मीन अगर साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है तो मुदाखलत इज ओके। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जब पिक्चर्स ले रहे थे इमरान खान साहब तो उस टाइम तो कोई साजिश नहीं थी, क्योंकि तब सब कुछ हुआ नहीं था ना ये वाला। बिल्कुल तब ठीक था। लेकिन जब से जो बाइडन साहब आए हैं तो हुआ ये कि जो अफगान पॉलिसी थी इमरान खान साहब की या एक दो और चीज़ें थी वो डेमोक्रेट्स उसको पसंद नहीं करते। पूरे पाकिस्तान से एक इन्विटेशन आया पंजे था गाड़ना बेसिकली अफगानिस्तान में। जी, तो वो अगर आपने डिप्लोमेटिकली अच्छा प्ले नहीं किया, गवर्नमेंट आपसे इंगेज नहीं करेगी। ये तो इंटरनेशनल लॉ है, इसमें तो कोई ऐसी कंस्पिरेटोरियल चीज़ नहीं है। लेकिन खान साहब ने उसको जिस तरह से मार्केट कर लिया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब खुद फरमाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसलिए गई है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो वो खुद रिफ्यूट कर चुके हैं कि अमेरिका वाला जो बयानिया है उसमें इतना वजन नहीं है, वो सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए। चलें, वो ज़रा एक वज़ीर की स्टेटमेंट है, साबिक वज़ीर की, बट हिस्ट्री इज़ एविडेंट कि ऐसे बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं वाक़यात जहाँ पे अमेरिका जो है वो ममालिक के अंदर इंटरफेयर करता रहा है और आज भी कर रहा है। इसकी आप मिसाल यूक्रेन की देख लीजिए, वो नेटो वाला मामला देख लीजिए, या आप चाइना के साथ जो उसका वो छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो उसको हेल्प आउट करे और उसको फैसिलिटेट करे और वहाँ पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी कर रहा है, मिलिट्री की भी कर रहा है, वहाँ पे पैसा भी इंजेक्ट कर रहा है। पावर्स का वो होता है, लेकिन हमारा ये है कि हम इस टाइम IMF के हाथ से हम बिल्कुल स्ट्रैंगुलेटेड हैं। हमारा ये है कि अगर ये $6 बिलियन की किस्त हमें पूरी नहीं मिलती हम बैंकरप्सी में चले जाएंगे। तो इस दौर में जब आप टोटली डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर, अगर आप इतना ज़्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट यहाँ पर फैलाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हार्श होंगे। बेशक आप जो बात कर रहे हैं उसके सबूत आप पेश करें, तो इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर जाएं, लेकिन अगर आप खुद IMF से $6 बिलियन की डील साइन करते हैं, अपने सेंट्रल बैंक को उनके कहने पे ऑटोनॉमी देने की बात कर देते हैं। आप स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने का बिल ले आए थे पार्लियामेंट के अंदर, आपने ये कह दिया था कि उसका गवर्नर भी वो लगाएंगे और हम उसको किसी लोकल कोर्ट में ट्राई भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आप अपने इंस्टीट्यूशंस उनको बेच रहे थे, तब आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन अब चूंकि आपको निकाल दिया गया है या फिर आप वैसे हट गए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, तो फिर आप ये बयानियां लेकर लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि वो उसके ऑल्टरनेटिव पे काम कर रहे थे, जिसकी दो चीज़ें बड़ी एविडेंट है। एक का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, दैट इज़ रशिया, एंड द अदर इज़ ईरान। ईरान के साथ पाइपलाइन के ऊपर बहुत काम हो रहा था और ईरान उस मुल्क में शुमार किया जाता है जिसके दौरे सबसे ज़्यादा 2021 के अंदर जो है पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने किया और मिलिट्री लीडरशिप ने किया। और जो रशिया वाला जिक्र है, अच्छा एक रशिया से रिलेटेड और बड़ा हम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना ओपिनियन दीजिए। वो ये है कि रशिया पे सैंक्शंस हैं, वी ऑल नो इंडिया कैन टेक ऑयल फ्रॉम रशिया, वी कैन नॉट। वाई? अब तो वो गवर्नमेंट है जो जिस गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वेल दैट इज़ बिकॉज ओनली पावर वर्क्स इन इंटरनेशनल स्टेज। बात यह है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो इंडिया की है उसका GDP पूरे पाकिस्तान से बड़ा है और उनकी जो इकॉनमी है उसकी पोटेंशियल मैचलेस है, पाकिस्तान करीब भी नहीं है उसके। तो अगर इंटरनेशनल स्टेज पे वो कोई वायलेशन भी कर दें तो उनकी वो पकड़ नहीं होगी जो हमारी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप वीक हैं तो आपके पास हर किस्म की वल्नरेबिलिटी है कि आपको बड़ी पावर आके क्रश कर सकती है। अगर आप रशियन ऑयल की बात करें तो वो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास रिफाइनरीज हैं या नहीं, हमें ये भी क्लियर नहीं है। उसको ख़रीदने के लिए रूबल में पैसे चाहिए, वो आपके बैंक्स के पास हैं या नहीं ये भी आपको नहीं मालूम। और आप सैंक्शन को भी रिस्क करने के लिए तैयार हैं कि अगर US सैंक्शन लगती है तो फिर IMF का अगर ये $6 बिलियन का प्रोग्राम बंद होता है तो फिर उसका अल्टरनेटिव कहाँ से आएगा, आपको ये भी नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक है। मलिक उमर दराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, खुशाब में मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या खुशाब से अपडेट है आपके पास? क्या नताइज आ रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे? जी, यहाँ पर 100 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो रिजल्ट आ चुके हैं जी। और यहाँ पे जो है ना PTI के जो उमर हसन मलिक हैं वो 1 नंबर पे चल रहे हैं, उनके 20,000 से ऊपर के वोट हो चुके हैं। अच्छा। जबकि मलिक आसिफ बाद जो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, वो पहले नून लीग में थे लेकिन अब इस बार उसे टिकट नहीं मिला था, वो आजाद खड़े थे, वो दूसरे नंबर पे चल रहे 19,000 में। 19 यानी क्लोज है मामला। नंबर पे नून लीग के हैं वो 15,000 से 15,400 मलिक अमीर हैदर का जी। ठीक है। अब ये बताएं कि अब ये जो नताइज आप बता रहे हैं ये कितने पोलिंग स्टेशन के आए हैं और कितनों के अभी रहते आने वाले? अभी 100 हो गए, 100 जी।
ये कंप्लीट हो गई है या अभी रहते हैं वहाँ पे कुछ काउंटिंग? 215 टोटल है। ठीक है, यानी अभी आधे नताइज आए, अभी बहुत सारी चीज़ें जो चेंज होंगी। ये बताएं मलिक साहब कि सारा दिन जो है खुशाब के अंदर कैसा रहा, वोटिंग का अमल दुरुस्त रहा, मसले मसाइल तो नहीं ज़्यादा हुए? जी बिल्कुल कोई मसला मसाइल नहीं बना। जो एहसास बताए गए थे 25 पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं बना, बिल्कुल अमन के साथ सारे हुए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का रोल ठीक रहा, आप मुतमईन हैं वहाँ पे बीइंग रिपोर्टर, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है? इनसे भी कोई धांधली की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मलिक उमर दराज साहब खुशाब से। लार्जली हमें जो मुजम्मिल रिपोर्टर्स हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह मंचनाबाद से हमें रिपोर्ट किया, मुल्तान से रिपोर्ट किया गया हमें, और फिर हमें खुशाब से रिपोर्ट किया गया, लोधरा से रिपोर्ट किया गया, बकर से रिपोर्ट किया गया, ज़्यादातर लोगों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें पुरअमन रहा मामला, सिक्योरिटी के मामला भी ठीक रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के भी ठीक रहे हैं। ये सारा मामला अभी तक तो यूं पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा लगता है कोई जान मारी है। बिल्कुल, सुबह फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया था कि बड़े पुरान माहौल में पोलिंग हो रही है, जो कि बड़ा स्ट्रेंज था। फवाद चौधरी वो सियासतदान है जो बड़े जारियाना अंदाज इस्तेमाल करते हैं और बड़े क्रिटिकल होते हैं, और आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना कि बड़ा पुरसकून माहौल है और हर जगह वोटिंग स्मूथली चल रही है, मेरा ख्याल है कि ये एफर्मेशन है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए हैं उस पर कोई ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात सामने नहीं आए। एक तो जगह पे तो होता है, वो पाकिस्तान है, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम ही इस तरह का है, लेकिन अगर देखा जाए इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करें तो उसमें किसी हद तक हम देख रहे हैं कि वो स्मूथ तरीके से रन कर रहे हैं। 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें जो बदनज़मी हुई उस तरह का रेट नहीं था। और दूसरी बात, जो RTS वाला मामला है, या फिर अगर हम देखें ई वोटिंग की जो तरीके इंसाफ की हमेशा से एक डिमांड होती है, उसको लेके आने वाली भी नून लीग थी जो 2018 में 18 से पहले 17 में बिल लेकर आए थे। पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया बिल्कुल, कि हम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जब उन्होंने देखा है कि इसका फ़ायदा तरीके इंसाफ को हो जाएगा तो लेजिस्लेट कर दिया कि ये चीज़ नहीं आने देंगे। अगर वो होता तो शायद हम देखते कि ड्रामेटिक चेंज आता है इसके अंदर, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं या फिर घरों में बैठे हुए हैं जो नहीं निकलते, वो भी वोट कर सकते थे। तो ये लगता है मुझे कि इस तरह से जो PMLN की एक्सपेक्टेशन थी कि हम बहुत इजीली 15 नहीं तो 16 सीट्स 14 सीट्स में आराम से जीत जाएंगे, तो उनको शायद टफ टाइम का सामना करना। ठीक है, मियां महमूदुर रशीद तरीके इंसाफ के रहनुमा थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खासा जश्न मना रहे हैं और जिस तरह अभी फरमा रहे हैं, ख़िताब करें अपने कारकुन से, मियां महमूदुर रशीद, वो भी इस तरह है या एविडेंट है कि वो जीत चुके हैं। बल्कि कुछ हमारे पास मनाजिर भी हैं उनके जश्न मनाने के, अगर हमारी टीम वो प्ले कर सके तो हम वो दिखा सकें जो वो जश्न मना रहे हैं। बल्कि मनाजिर चल रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर जो PTI वाले जश्न मना रहे हैं। बहरहाल PTI, मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी थोड़ा सा ज़रा 1-2 कदम आगे चल रहे हैं, थोड़ा भी रुकना चाहिए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बहुत सारे भी नताइज जो है वो आने बाकी हैं, और मेरा ख़याल ये है कि शायद अभी 50% जो नताइज हैं वो आ चुके हैं, गैर हतमी, गैर सरकारी, और अभी आधी गेम या आधा नतीजा आना बाकी है। और कोई बहुत ज़्यादा वाइड गैप नहीं मैं देख रहा वोटों के अंदर, यानी कि कहीं पे 4000 का फ़र्क है, कहीं 5 का है, कहीं 6 का है, कहीं पे 1-2 हज़ार का फ़र्क है। क्या लगता है आपको भी इट इज़ टू अर्ली टू सेलिब्रेट? बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो भी नून लीग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि 5 से 7% रिजल्ट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी थी कि बहुत शुक्रिया 2/3 अक्सरियत देने का, और हम जो है वो अब इंशाल्लाह तरक्की की राह पे चलेंगे और इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तो वो 7-8% पे उन्होंने स्पीच कर दी थी। तो ये भी इसी चीज़ से रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके बाद काउंटिंग भी बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो आज का पता नहीं है, अभी तो स्मूथली चल रहा है ये। लेकिन ये कन्वेंशन है कि जो इनिशियल रिजल्ट्स होते हैं उस पर ही डिड्यूस करके हम देखते हैं, जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। बहुत ही कम हुआ है ऐसा कि वो ट्रेंड बाद में बिल्कुल ओवरटर्न कर जाए, क्योंकि एक ट्रेंड इसी तरह बनता है कि शुरू में अगर गैप वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, वो बढ़ता जाता है, कम बहुत ही कम होता है। अगर वो ओवरनाइट डिसीजन चेंज हो जाए तो और बात है। लेकिन PTI का जो एक ये बयानिया है कि हमें सपोर्ट जो है वो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की नहीं है, अब सबसे बड़ा सवालिया निशान उसके ऊपर है, क्योंकि ये वो कहते हैं कि हमें हरवाया जाएगा
हमारे खिलाफ स्टेट की मशीनरी यूज़ की जाएगी। आज सुबह तक के ट्वीट हैं इनके। तो अगर ये जीतते हैं अल्टीमेटली तो इनका वो बयानिया कहाँ जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि खान साहब ने उसको वो ये कहें कि हमें जितने हमारे वोट आए हैं इससे भी ज़्यादा आने थे। ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 100% से ज़्यादा आने हों। तो ये बात है कि वो उनको ये समझ नहीं आएगी कि फिर वो जो बयानिए को लेके चल रहे हैं जो बड़ा जारहाना है कि खान साहब जो है वो ओपनली बात करते हैं और इसके अलावा वो बड़े जो है वो नाम भी लेते हैं लोगों के और उसके लिए वो एफोरिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे का क्या होगा, क्योंकि अब अगर ये जीतते हैं तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इस सिस्टम के थ्रू ही जीते हैं, जिस सिस्टम को इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को वो नून लीग का मेंबर कह रहे हैं इतने दिनों से। अब अगर उन्हीं के रिजल्ट्स के थ्रू इनकी विक्ट्री डिक्लेयर होती है तो फिर उस बयानी का क्या हुआ जो कि नज़रियाती डेफिनेटली ज़ाहिर है उनको इसके पे जवाब देना होगा। लेकिन अभी जिस तरह बहुत अर्ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट करे और अभी ज़ाहिर है सारे गैर हतमी गैर सरकारी नतज हैं, यहाँ पे आखिरी मिनट के अंदर भी चीज़ें हमने तब्दील होती देखी हैं। फॉर इंस्टेंस हम तसव्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें ले जाती है, लेट्स से 13, 14, 15 तक जो है वो ले जाती है, क्या होगा उसके बाद? उसके बाद देखिए यही है कि इनके पास वे आउट कोई ख़ास नहीं है। मुझे तो परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान की लड़ाई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही परवेज़ इलाही इलेक्ट होंगे, एक चीज़ ये तो डेफिनेटली इनकी इंटरनल है, लेकिन एक मैसेज सेंटर में भी जाएगा और बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स को भी जाएगा, कंसर्न क्वार्टर्स को भी जाएगा, जो पिक्चर कुछ और अभी हम देख रहे थे और एंडिंग जो है उसकी कुछ और हो रही है। जी, उसमें कुछ आपको लगता है कह सकते हैं कि वो एक लिहाज से अंडरडॉग्स थे कि यार नंबर 2 पे आएंगे, या फिर इनके पास पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री की पोटेंशियल नहीं है, वो बयानिया तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। जो सहाफ़ी हज़रात बहुत दिनों से ये तज्जिया कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे उनको भी मुंह की खाना पड़ेगी, उनको भी समझ नहीं आएगी कैसे फेस सेविंग करें अपनी। अगर 15-16 सीटें तहरीक इंसाफ जीतती है फिर तो मैं कहता हूँ कि तमाम एनालिसिस ही गलत साबित हो गए। शायद ही मुल्क में कोई ऐसा बंदा हो, वलीद इकबाल साहब ने कहा था 20 में से 20 जीत जाएंगे, शायद उनका सही हो जाए करीब करीब, लेकिन और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन अभी ज़ाहिर डेफिनेटली कुछ भी कहना कबल वक्त है। ब्रेक एक कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आते हैं और ट्रांसमिशन का हमारा सिलसिला जारी है, आपको यूं ही अपडेट रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैपिटल टीवी की खुसूसी नशरियात जारी है, आपको सुबह से लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, बताया सारा प्रोसेस, दिखाया आपको कि किस तरह वोटिंग का अमल शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, कहाँ कहाँ पर मसले मसाइल हुए, कहाँ पे पुरअमन रहे मामलात और बहुत अच्छे तरीके से भी चलते रहे मामलात। मुख्तलिफ जगहों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स आपको हालात से आगाह रखे हुए हैं। और अब चूँकि गिनती का अमल जारी है और तकरीबन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे के करीब तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और अभी आधा बाकी है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मुजम्मिल मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे को होस्ट हैं। मुजम्मिल, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि इट मे बी टू अर्ली टू सेलिब्रेट फॉर PTI, कि वो अभी इतनी खुश ना हो, अभी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन एक चीज़ जो इन द मीन वाइल मैं ब्रेक में भी देख रहा था, कुछ जगहों पे और भी मेरे सामने खबरें आईं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी और बहुत सारे क्रिटिकल लोग जो PTI के क्रिटिक थे, बड़े एविडेंट थे इस चीज़ के ऊपर और बहुत खुल के आते थे, उनकी भी मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो आज गड़ गई है, नून लीग की हार जो है ये उनकी पॉलिसीज़ के मुंह पर तमाचा है। मैं ऐसी भी चीज़ें पढ़ रहा था अभी, तमाम इत्तेहाद, तमाम एयरलाइंस के लिए अगर जीतते नहीं भी तो तब भी जो है इस वक्त जो है वो एक लॉस्ट है। 217 का भी नतीजा हमारे सामने भी आ गया, वहाँ पे जैन कुरैशी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीत चुके हैं। पिक्चर इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। मुजम्मिल, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है। बिल्कुल जी, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, हमने ब्रेक से पहले भी इस पर बात, जो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी जो शुरू से ये पिच करते आ रहे थे कि यार पंजाब में तो कोई चांस नहीं है, पंजाब में सोचिए भी मत कि नून लीग के अलावा कोई और डोमिनेट कर जाएगा। बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है उनके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया की जो सारी टीम्स हैं PTI की और जो उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी तोपों का रुख जो है वो अब उन लोगों की तरफ ही होगा और अगले चंद दिन जो आने वाले होंगे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। और जैन कुरैशी साहब की आपने जो खबर अभी दी है तो उसमें भी ऐसे है कि आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले दिनों एक स्पीच में कहा था कि मुझे जान के PTI ने हरवाया ताकि मैं वजारत आला का जो कैंडिडेट ना बन सकूं। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था कि अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया उन्होंने और उनके साहबजादे जो यहाँ पर जो है वो जीत डिक्लेयर हो गई है उनकी, जिस तरह भी अभी गैर आदमी नताइज हैं बेशक, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि ये सिर्फ सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं है, इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो सेंटर के ऊपर इस तरह से आएगा कि जब आप देखेंगे
कि एक हुकूमत जिसके नीचे ना पंजाब है ना खैबर पख्तूनख्वा है, वो किस तरह से लीड करने की लेजिटिमेसी अपने पास रख सकती है। तो बहुत जल्दी फैसला हो सकता है। इसके हवाले से कुछ कहा? बिल्कुल, असद उमर साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि नून लीग और शहबाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जाए, सदर को लिखा जाए। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस चीज़ को अब भांप रहे हैं कि अगर इस तरह से ये ऊँट इस करवट बैठ जाता है तो आने वाले दिनों में हमारे लिए हुकूमत करना आसान नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अगर नीचे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेजिटिमेसी वो नहीं है। आगे ही एक कौमी हुकूमत का एक स्ट्रक्चर है जिसमें इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं कि उसमें PDM की जमातें, अंबार लगा हुआ है पॉलिटिक्स का। तो उसमें एक चीज़ ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस इलेक्शन का जो नताइज सामने आ रहे हैं वो सिर्फ सूबाई असम्बली पे रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, ये सेंटर पे शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा और हो सकता है डेफिनेटली होगा। लेकिन इलेक्शन की तरफ जाना एक बड़ी और अहम चीज़ मुज़म्मिल, मैं चाहता हूँ अपना ओपिनियन आप शेयर इस पर भी कीजिए। न्यूट्रल्स या कंसर्न क्वार्टर्स न्यूट्रल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो PTI की एलिगेशन थी कि वो न्यूट्रल हमारे उस टाइम पर हो गए जब हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला जा रहा था, और अब वो नहीं है। अब वो उनका जो वेट है वो नून लीग के पलड़े में है। अगर PTI जीतती है तो दोबारा से वही बात कि या तो वाकई न्यूट्रल्स न्यूट्रल हैं। ये तो PTI का बयानिया हो गया। बिल्कुल, आई गॉट इट। लेकिन व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? देखिए, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, वो तो ग्रेजुअली डेवलपिंग स्टोरी है। मैं ये समझता हूँ कि उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें, सॉरी मैं आपको बार बार डिस्कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जरा हम उस डिबेट को ऐसे कैरी करें। अगर यहीं से एंड तक, यानी कि अभी 50% जो है वो काउंटिंग बाकी है, और नताइज ये आते हैं कि 17 सीटों पे PTI जीत रही है तकरीबन आधी वोटिंग तक, और एंड में काया पलट जाती है और बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट आ जाता है ऑपोजिशन, यानी कि नून लीग जीत जाते हैं। अच्छा, सरदार सैफुद्दीन साहब भी जीत गए हैं जी 288 से। सरदार सैफुद्दीन साहब जो है उन्होंने भी बाजी जो है वो जीत ली है 288 से, और सरदार सैफुद्दीन जो है ही इज़ द लीडर, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो हार चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादातर जगहों पे सीटें ले जाई जा रही है। बात मैं ये कर रहा था आपसे मुज़म्मिल कि इस सब का जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो बहुत मुख्तलिफ हो रहा है उन तमाम चीज़ों से जो गुज़िश्ता 2-2.5 माह के दरमियान होती रही हैं। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही बुरा साबित होता है लोगों के लिए। अगर मुश्किल भी होता है क्योंकि ये कंसिस्टेंट साइंस नहीं है ना। या तो आपके इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर चलता रहे। और आज तक पाकिस्तान में आपने देखा है कोई वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। तो इस माहौल के अंदर कुछ भी कहना, खान साहब के बारे में आप और मैं ये सुनते थे, लाइव मनाजर भी हमारे साथ चल रहे, हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, ये बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बेटे की, अपने फ़र्जंद की जीत, जैन साहब की, और जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने खुफगी नाराज़गी का इजहार भी किया, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे इसलिए हराया कि मैं CM ना बन जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अच्छी खासी लीड है जिससे उनके फ़र्जंद जीत चुके हैं और सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम जिस तरह सुना करते थे कि खान साहब अब 10 साल के लिए आए हैं और ये तो घर नहीं जा रहे, ही इज़ हियर टू स्टे, और हमने देखा कि किस तरह दिनों के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होती है, सारी पार्टियां एक तरफ आती हैं और उनकी अक्सरियत जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती खान साहब की, और वो घर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप नहीं कह सकते कि 11th आवर पे क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे 11th आवर पे क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद जीत गए, सेलिब्रेशन जारी हैं। राबिया खान मुल्तान से मैं ज्वाइन कर रही हैं। राबिया, फरमाइएगा, आप तो वहाँ पे जिता बैठी हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, ये सेलिब्रेशन भी शुरू होगी, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, ये इस वक्त 217 हल्के में से जैन कुरैशी जो है वो कंफर्म सीट ले चुके हैं। दोनों उम्मीदवार इस टाइम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से रवाना हो चुके हैं, जिस पर सलमान ने जैन कुरैशी को मुबारकबाद दी जीत की। अच्छा, मुबारकबाद दे दिया है, एक्सेप्ट कर ली डिफीट उन्होंने? मुबारकबाद दी, हाँ जी, उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि आप जीत के। लेकिन जैन कुरैशी ने कहा कि हम मिलकर, हम मुल्तान के रहवासी हैं और मुल्तानियों का हम मिलकर का ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम, अगर मैं जीत जाऊं तो मैं आपके हल्के के या आपकी यूनियन कौंसिल का कोई काम नहीं होगा। इसी तरह ही हम लोग एक दूसरे के साथ तामुन करेंगे। जिस तरह आज आपने खंदा पेशानी से मुझे मुबारकबाद दी है और अपनी मेरी जीत की बड़ी उन्होंने खुशी का इजहार किया। दोनों वैसे राबिया, आपको लग रहा है कि मिलके काम करेंगे?
जी अभी तो फिलहाल अभी बातों की हद तक तो यही नजर आ रहा है। अब आप भी देखें कि इनके वादे और बातें क्या होती हैं। ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जनूबी पंजाब की 5 सीटें जो इस वक्त पीटीआई लीड कर रही है और अच्छी भारी से जीत रही है। तो राबिया, एक चीज जो हम यहाँ पे बैठे डिस्कस कर रहे हैं और हमें मुख्तलिफ जगहों से भी खबरें आ रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादातर सीटों के ऊपर अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक जीत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे मुल्तान और जनूबी पंजाब के हवाले से रिपोर्ट कीजिएगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि 50-50 चले रह सकता है, लेकिन इतनी जो है वो मेजोरिटी के अंदर जीत जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुआ क्या वहां पे, क्या चक्कर है सारा? सर ये तो बिल्कुल इस टाइम सब लोग जब सुबह का टाइम था उस वक्त आपको मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुन काफी मायूस नजर आ रहे थे। और क्योंकि उस वक्त जो है सबका एक ही गिला था कि जी हमें टर्न आउट भी इतना नहीं नजर आ रहा था और खवातीन को वोट डालने से भी मना किया जा रहा था, जिसमें एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। एक फैक्ट्री के अंदर वोटिंग हो रही थी और वो जाके शाह महमूद मखदूम शाह महमूद जब गए मौके पे तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि आप वहां पर क्यों गई हैं, आपने हमें बताना था। लेकिन वो बात सच साबित हुई कि वाकई वहां पर वोटिंग बाकायदा की जा रही थी। 2-2 हजार रुपए करीब दारावस्ती वहां पर जो है खवातीन को 2-2 हजार रुपए देकर वोट लिए जा रहे थे उनसे। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हुए उसको रोका, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि मुल्तान में मखदूम जैन ने जो लीड ली है वो इलेक्शन कमिश्नर की फौरी बर वक्त कार्रवाई की वजह से धांधली नहीं हो सकी और किसी किस्म का कोई ऐसा गैर मुतवक्का वाक़या नहीं हुआ। ठीक है, कोई वाक़या नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी। राबिया खान हमारे साथ मौजूद थी, हमें मुल्तान से अपडेट कर रही थी और बता रही थी कि वहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया है मुजम्मिल डिफीट जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उन्होंने, और मुबारकबाद दी और इलेक्शन कमीशन की जानिब रवां दवा हैं कि ताकि वो सरकारी नताइज हासिल कर सकें। खैर, गोइंग बैक टू द डिबेट दैट वी वर डूइंग, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब यही पिक्चर जिस तरह हमारे सामने आ रही है, पोर्ट्रे हो रही है, यूं ही और 1-1.5 घंटा गुजरता है तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि जी मामलात पीटीआई के हक में है। ये बताइए कि इस सब के बाद वो 20 अरकान जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट कास्ट किया वो, और उनको अपने साथ रखते हुए या अपने कैंप में रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके सीएम आज हाई एथिकल मॉरल ग्राउंड्स पर खड़े नजर आ रहे हैं आपको, या बहुत ज़बरदस्त और फ्यूरियस किस्म का डेंट उनको पड़ा? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कानून के तहत, फ्लोर क्रॉसिंग के कानून के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया वो नून लीग ही लेकर आई थी। नवाज शरीफ साहब का लेकिन व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? डिफेक्शन क्लॉज था, उसी का ये लोग शिकार हुए। और अब ये है कि सबसे बड़ी गलती ये की कि नून लीग ने अपने वर्कर्स को, अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं पुराने, उनको टिकट नहीं दिया। टिकट किसको दिया? जो सारे पीटीआई छोड़कर आए उनको टिकट देने का ये नतीजा अगर निकलता है कि ये रिजल्ट परसिस्ट करते हैं 100% तक और पीटीआई जीत जाती है 15 सीटों पे तकरीबन, तो फिर नून लीग के लिए मैसेज ये है कि अपने वर्कर को टिकट दो। तहरीक इंसाफ ने भी यही गलती की थी। आपने देखा बाई इलेक्शन तहरीक इंसाफ भी हार गई थी अपनी गवर्नमेंट के अंडर, इसी तरह नून लीग अपनी गवर्नमेंट के अंडर बाई इलेक्शन हार रही है, जो कि कन्वेंशन नहीं है। आप मेरे साथ रहिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नाजरीन को सुनाते हैं। और सबसे बढ़कर रब्बुल आलमीन और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तहरीक इंसाफ और हमारे नजरिए को इतनी बड़ी और वाज़ेह कामयाबी से हम कराएंगे।
शाह महमूद कुरैशी साहब अपने कारकुनान से खिताब कर रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का, उनके बयानिए का, उनके नैरेटिव का जिक्र कर रहे हैं और अपने फ़र्जंद की जीत के ऊपर ख़ास खुश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री को जो है वो लोगों की विक्ट्री कह रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लीडरान हैं, उनके भी बयानात सामने आ रहे हैं। मुजम्मिल और मलिक अहमद ख़ान साहब का भी एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो शिकस्त होती नज़र आ रही है। इसकी तस्दीक अभी कुछ देर में ज़रा हो जाएगी जब वो मीडिया पर आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जितना भी इत्तेहाद है उसके कैंप्स के अंदर यकीनी तौर पे इस वक्त बहुत सारे कंसर्न्स होंगे और उन कंसर्न्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होगा कि जिस चीज़ का इल्ज़ाम उन पे लगता रहा कि उनको भी लाया गया, उनके पास तो अब जवाज़ ख़त्म हो गया है कि वो उंगलियां किसी पे उठाएं। अगर तो वो उठाएंगे, आपको लगता है वो तस्लीम करेंगे? उंगलियां उठाएंगे, अगर तस्लीम करेंगे तो घर जाएंगे, और अगर उंगलियां उठाएंगे तो वो मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं उनके पास कि वो उंगली उठा सकें। मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन की तो बात आप छोड़ दीजिए, जिस दिन से ये हुकूमत में आए थे उसी दिन से क्लैरिटी नहीं थी। आपको याद होगा कि एक हफ्ता लग गया था कैबिनेट अनाउंस करने में इनको, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि हमने गवर्नमेंट करनी है, बेशक आपके पास वोट नहीं भी है, शैडो कैबिनेट बनाते हैं आप पहले। आप ये कहते हैं लोगों को कि हमें इलेक्ट करवाओगे तो ये वजारतें हम इन लोगों को देंगे ताकि उसकी बेसिस पे लोग आपको वोट डालें। जिस तरह खान साहब ने किसी हद तक किया था 2013-14 में कि उनके पास उन्होंने एक टेंटेटिव टीम बना ली थी कि यार ये इकॉनमी में होगा, ये फेडरल में होगा, ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। लेकिन इनके पास शैडो कैबिनेट तो क्या, इलेक्शन जीतने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सुरखरू होने के बाद तक इनके पास कैबिनेट भी नहीं थी, बिल्कुल पता नहीं था क्या होने वाला है। और उसके बाद क्लैरिटी भी नहीं थी कि अब करना क्या है। दो ग्रुप्स थे नून लीग के अंदर, एक कह रहा था मुश्किल फैसले मत करो, इलेक्शन में जाओ, जो कि जिसके पीछे नवाज शरीफ की आवाज़ लंदन में तलब किया गया, बिल्कुल थी। वहाँ जाकर मीटिंग होती है, हालांकि फैसले यहाँ के करने हैं। वजीर आजम साहब वहाँ जा रहे हैं डिक्टेशन लेने के लिए, फिर यहाँ एक ऐसे शख्स है जो इश्तिहारी है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि यहाँ से एक टीम जाती है, वहाँ से फैसला करके आती है कि नहीं चलाओ इस सिस्टम को, IMF की डील को कंप्लीट करो, ये हमारा एजेंडा है। और कंप्लीट करने के बाद इस डैमेज को अपने सर ले लो। उसका नतीजा मेरा ख्याल है कि थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया इनको, क्योंकि अगर मुश्किल फैसलों वाली बात से इनको कुछ लोग मना कर रहे थे तो वो इसीलिए कर रहे थे कि खान साहब ने सिर्फ 2 महीने लगाए हैं सारा नैरेटिव रिवर्स करने में, और वो किसी हद तक सक्सेसफुली कर भी गए हैं कि लोग भूल चुके हैं कि PTI के दौर में महंगाई क्या थी, जब पेट्रोल 250 का, 230 का, 240 का बिक रहा है और डॉलर जो है वो 210-11 से ऊपर जा रहा है। तो लोगों को याद नहीं है कि पहले क्या हो रहा था, वो आपकी हुकूमत का गिरेबान पकड़ रहे हैं, क्योंकि फिकल मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। मैसेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना ओपिनियन दीजिए। वो ये है, इमरान खान खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, उसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वो काम ठीक नहीं करता, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ठीक है, मेरा सवाल वैसे आखिरी, उसके बाद हम बुलेटिन पे जाएंगे। जो लोग अब हुकूमत में हैं वो मंजे हुए खिलाड़ी, पुराने प्लेयर्स, इतनी क्या मिसकैलकुलेशन हो गई यार कि आप आएँ और आप एक्सपोज हो जाएं इस तरह, ये नताइज आएँ, गले में आप शर्मिंदगी का हार डालें और आप घर चले जाएं। आई मीन आपसे तो फिर बहुत बेहतर इमरान खान की पॉलिसी रह गई है। आपकी पॉलिसी में, आपकी कैलकुलेशन में और आपके दावों बातों में, हर चीज़ में कहाँ पर गलती आपको नजर आती है मुजम्मिल? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि नून लीग के जो स्पीयर हेड हैं, जो लीडर हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब का इमेज एडमिनिस्ट्रेटर का है, पंजाब की हद तक, लाहौर की हद तक। वो स्टेट्समैन नहीं थे। ओनली रीज़न मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ अगर लीड कर रहे होते, नताइज कुछ और होते, और अगर वो इस इलेक्शन के ग्राउंड में मौजूद होते तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते। शायद कितने डिफरेंट होते? मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट इस स्टेज तक लीड तो बरकरार होती है, आगे जाके फाइट करते या ना करते। बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, उसके लीडर तो यहाँ मौजूद हैं, सब यहाँ पे हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हुए, मैं समझता हूँ कि 2008 के बाद से 12-13 में तो उनको कैंपेन वो कहते हैं हमें करनी नहीं चाहिए। बट फेडरल में भी तो वो मौजूद हैं, फेडरल के अंदर भी कोई उनको जो है वो फूलों के हार तो नहीं बनाए जा रहे, बिल्कुल उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस सूरत हाल का फ़ायदा पीपल्स पार्टी ही उठाएगी किसी हद तक, आगे जाके देखिएगा। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया गया और ख़ुद वजारत खारजा ले ली गई, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, सारे शहबाज शरीफ साहब को बुरा कहा। वैसे मैं उठा रहा हूँ उंगली उसके ऊपर क्योंकि कोई झंडे नहीं गाड़े उन्होंने अभी तक। बहरहाल सिलसिला जारी, हमारी ट्रांसमिशन का एक बुलेटिन की जानिब बढ़ेंगे, बुलेटिन से वापस आएंगे और आपको यूँ ही हालात से टेक अ ब्रेक।